अजय इंस्पेक्टर पाल की ओर पलट गया। इस सवाल ने मेरे दिमाग की चूलें हिला दी हैं। वह बोला, मेरा अनुमान था जोसेफ के जरिए मालती को अपने अंकल के बारे में पता चला हो सकता था, लेकिन मेरा अंदाजा गलत निकला। अब सिर्फ एक ही जवाब हो सकता है इसका। अचानक वह मेहता की ओर पलटा और बोला, और वो जवाब हो तुम। मेहता के होठों पर फीकी मुस्कुराहट खेल गई। मजाक कर रहे हो? नहीं, मैं पूरी तरह सजिंदा हूँ, अजय ने कहा। तुम्हारे अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। तुम्हें पता था कि कोचर विशालगढ़ में है। तुम यह भी जानते थे कि विशालगढ़ में कोचर होटल अंबर में ही ठहरा करता है। इस तरह तुम्हें इस मामले को पेचीदा बनाने और कोचर को इसमें फंसाने का मौका नजर आया, और तुमने मालती मेहरा की हत्या करने से पहले उससे कोचर को फोन करा दिया था। चश्मे के पीछे मेहता की आंखें सिकुड़ गई। मायने? वह बोला, लेकिन जिस वक्त हत्या हुई मैं तो मुंबई जाने वाली ट्रेन में था। इंस्पेक्टर पाल का मैसेज रेलवे पुलिस के जरिए से मुझे ट्रेन में ही मिला था। उस वक्त तो तुम ट्रेन में ही थे, लेकिन हत्या के वक्त नहीं, अजय ने कहा। अपनी बहन की मौत की खबर मिलते ही तुम समझ गए कि बीमे की रकम हासिल करने का वक्त आ गया था। इसलिए मुझसे फोन पर बातें करने के बाद तुमने किसी ट्रेवल एजेंट को मुंह मांगी कीमत देकर सुपरफास्ट ट्रेन में, जिसका हवाला तुम मुझे फोन वार्ता के दौरान दे चुके थे, विराट नगर से मुंबई के लिए सीट रिजर्व करा ली। तुम विराटनगर से ट्रेन में सवार हुए, लेकिन विराटनगर कैंट के स्टेशन पर, जहां हर एक ट्रेन रुकती है, ट्रेन से चुपचाप उतर गए। वहां से तुम एयरपोर्ट पहुंचे और प्लेन द्वारा 28-30 मिनट के सफ़र तय करके यहाँ विशालगढ़ आ पहुंचे। करीब पौने 10 बजे तुमने मालती को फ़ोन किया और उससे अपने अपार्टमेंट में अकेला मिलने के लिए कहा। करीब 10:30 बजे तुम मालती के पास पहुंचे, उससे कोचर को फ़ोन कराया और उसकी हत्या करने के बाद रेलवे स्टेशन जा पहुंचे। मुंबई जाने वाली वही सुपरफास्ट ट्रेन करीब 11:30 बजे यहाँ पहुँचती है और रुकती भी है। तुम दोबारा उसी ट्रेन में सवार हो गए। मेहता के चेहरे अविश्वासपूर्ण भाव थे। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ऐसा घृणित आरोप लगाते हुए वह बड़े ही असहाय भाव से बोला। तुम कह रहे हो कि बीमे की रकम की खातिर मैंने अपनी बेटी की जान ले ली? अपनी बेटी की नहीं, फिर मालती मेहरा नामक एक नाकाम लेखिका की, उस लड़की की जो महीना भर पहले अपनी नाकामी की वजह से खुदकुशी करने को तैयार थी, मगर एक रहमदिल एडिटर ने हर तरह की मदद का आश्वासन देकर उसके मन में नई आशा जगाई और अपने खर्चे पर विशालगढ़ भेज दिया। लेकिन वह बीमारी बेचारी बदकिस्मत लड़की नहीं जानती थी कि रहमदिल नजर आने वाला एडिटर वास्तव में शैतान था, जिसने अपनी बहन के मरते ही उसकी जान भी ले लेनी थी। तुम जानते भी हो क्या कह रहे हो? मैं यह असलियत बयान कर रहा हूँ कि मालती मेहरा तुम्हारी बेटी नहीं थी। तुम्हारी बेटी विजय मेहता थी, जिसने महीना भर पहले विराटनगर में खुदकशी कर ली थी। लेकिन जब समुद्र से उसकी लाश निकाली गई तो तुमने उसे देखकर साफ इनकार कर दिया कि वो लाश तुम्हारी बेटी की नहीं थी, क्योंकि इस तरह बीमे की रकम तुम्हारी बहन के माध्यम से सुरेश कोचर के पास पहुंच जानी थी, जो कि तुम किसी भी कीमत पर नहीं होना देना चाहते थे। अपनी उस चाहत को पूरा करने की खातिर ही तुमने यह शानदार
योजना बनाई। तुम जानते थे तुम्हारी बहन ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगी और बीमे की रकम पाने के लिए तुमने सिर्फ यह जाहिर करना था कि तुम्हारी बहन की मृत्यु के बाद भी विजया जिंदा थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या कहते चले जा रहे हो, मेहता व्यथित स्वर में बोला। मेरा कहा एक एक लक्ष्य तुम समझ रहे हो मेहता, अजय ने कहा, और मुझे यह सोचकर खुद पर खिंच आ रही है कि मैं भी तुम्हारे झांसे में आ गया था। तुमने बड़ी सफाई से मुझे भी अपना मोहरा बनाकर अपनी योजना में शामिल कर लिया था। तुम जानते थे कि कोचर विजय को ढूंढ रहा था, इसलिए जरूरी था कि तुम फौरन कोई ठोस कदम उठाए। तुमने सचमुच ठोस कदम उठाया, विमल के जरिए मुझसे संपर्क किया और एक तीर से दो शिकार वाली कहावत चरितार्थ कर दी। जाहिरी तौर पर तो तुम मुझे एक गवाह के रूप में इस्तेमाल करना चाहते थे, ताकि जब तुम मालती के चेहरे को कूटकर ऐसा बना दो कि उसकी सही शिनाख्त कर पाना नामुमकिन हो जाए, तब भी मैं मालती को तुम्हारी बेटी के रूप में पक्की शिनाख्त कर सकूं। तुमने विजया को बताते हुए जो फोटो मुझे दी थी वो असल में मालती की फोटो थी, इसलिए मालती की हत्या करने के बाद वो फोटो तुम्हें चुरानी पड़ी, ताकि असली विजया को जानने वाले किसी व्यक्ति की नजर उस पर न पड़ जाए। मेहता के चेहरे पर बड़े ही बोरियत एवं खिज भरे भाव थे। पता नहीं किस मैगजीन में पढ़ी कहानी तुम सुना रहे हो, वह शुष्क स्वर में बोला। अगर तुमने यही बकवास सुनाने के लिए बुला था तो अब मैं माफी चाहूंगा। लेकिन परफेक्ट क्राइम की योजना बनाने वाले अधिकांश व्यक्तियों की भांति तुम भी चूक ही गए, अजय ने अविचलित स्वर में कहना जारी रखा। तुमने दो गलतियां की थी जो आखिरकार तुम्हें ले ही डूबी। कोचर को फोन कराना और होटल के मेरे कमरे से फोटो चुराना, ये दोनों ही बातें ऐसी थी कि जिनकी जानकारी सिर्फ तुम्हें ही थी। तुम्हारे अलावा कोई नहीं जानता था कि फोटो मेरे पास थी, और इस सारे सिलसिले में इन्वॉल्व तुम ही अकेले आदमी हो जिसे इस बात की जानकारी थी कि प्रिया होटल में मेरा कमरा मालती के अपार्टमेंट बालकनी के एन सामने था। इंस्पेक्टर मेहता ने याचना पूर्ण पूर्वक इंस्पेक्टर पाल से कहा, क्या मेरे लिए यह बेसिर पैर की बकवास सुनने रहना जरूरी है? इंस्पेक्टर कुछ नहीं बोला। अजय विमल की ओर पलट गया। विजय मेहता की फोटो कहाँ है? विमल ने अपनी जेब से निकालकर एक लिफाफा उसे दे दिया। अजय ने लिफाफे से पोस्टकार्ड साइज एक फोटो निकाली और उस पर उचटती सी निगाह डालकर वो निशा की ओर बढ़ा दी। इस लड़की को पहचानते हो? निशा ने गौर से फोटो देखी और फिर सिर हिलाकर इनकार कर दिया। इसकी शक्ल मालती से कुछ कुछ मिलती तो है, लेकिन मैं इसे नहीं जानती। अजय ने उससे फोटो लेकर जोसफ को थमा दी। तुम जानते हो उसे? जोसफ ने फोटो पर निगाह डाली, फिर वापस लौटाता हुआ बोला, नहीं, मैं इसे नहीं जानता। अजय ने फोटो कोचर की ओर बढ़ाई। ओ बढ़ाई तो वह देखते ही बोल उठा, बेशक यह विजया की फोटो है। मेहता अपनी ऐनक उतारकर रुमाल से उसके लेंस पहुंचने लगा। तुम वाकई बेहद होशियार आदमी हो अजय, वह बोला। विजया ने सचमुच महीना भर पहले विराटनगर में खुदकुशी कर ली थी और मैं बीमे की रकम सुरेश के हाथ नहीं पड़ने देना चाहता था।
इंस्पेक्टर, मुझे मालती को यहाँ भेजने का प्रबंध करना पड़ा। यहाँ इसलिए कि इस शहर में उसे कोई नहीं जानता था। सिर्फ सरिता की मृत्यु तक उसे यहाँ रखने की मेरी योजना थी। उसके बाद बस उसने गायब हो जाना था और यह फ्रॉड नहीं होना था। उसका सर्वव्याकुलता पूर्ण था, क्योंकि कानूनन बीमा कंपनी तो बीमे की रकम की देनदार उसी व्यक्ति हो गई थी जब विजया की मृत्यु हुई थी। यह तो महज एक नाटक था। सुरेश से उस चीज को बचाने का जिसे पाने का कानूनन हकदार मैं था। आखिरकार मैं और मेरी बहन ही तो अपनी मेहनत की कमाई से पालिश के प्रीमियर भरते रहे थे। सुरेश ने ही किया क्या था उस रकम को पाने का हकदार बनने के लिए। जब कोचर ने विजय की तलाश में यहाँ आने का फैसला किया तो तुम पर चिंता सवार हो गई थी। वो तो होनी थी, क्योंकि मैं जानता था सरिता को तेजी से मौत के मुंह में जाती देखकर यह अपने मकसद में कामयाब होने के लिए सब कुछ कर सकता था और मैं उस लड़की का कोई अहित नहीं होने देना चाहता था जिसे मैं अनजाने में ही खतरे में धकेल चुका था। इसलिए मैंने ढके छुपे ढंग से तुम्हें सुरेश से सावधान किया था। तभी सरकार कमरे में दाखिल हुआ। उसके एक हाथ में उंगलियों के निशानों की छाप का अकेला कागज था और दूसरे हाथ में बाकी तमाम कागज थे। क्या रहा सरकार साहब? अजय ने उत्सुकता पूर्वक पूछा। बोतल की गर्दन पर फिंगरप्रिंट्स का तीसरा सेट पाया गया है, सरकार ने कहा, और उसी से हूबहू मिलते उंगलियों के निशानों की छाप यह है। लाइए। सरकार ने हाथ में पकड़ा अकेला कागज डेस्क पर रख दिया। अजय और इंस्पेक्टर पाल दोनों ने देखा। उस कागज पर जयनारायण मेहता के दस्तखत थे। यदि बोतल की गर्दन पर जयनारायण मेहता की उंगलियों के निशान मौजूद हैं, अजय जानबूझकर ऊंची आवाज में बोला। नामुमकिन, मेहता लगभग चिल्लाता सा बोला। यह नहीं हो सकता। बोतल पर मेरी उंगलियों के निशान नहीं हो सकते। मैं पूरा वक्त दस्ताने पहने रख रहा था। फिर अचानक उसने अब अपने होठ कसकर भींच लिए और यूं आतंकित नजर आने लगा मानो शियार को शिकारी कुत्तों ने पूरी तरह घेर लिया था। अजय के चेहरे पर विजय मुस्कान पुत गई। यही हम सुनना चाहते थे, वह बोला। मालती के अपार्टमेंट की या मेरे कमरे की बालकनी की रेलिंग पर उंगलियों के निशान बताए जाने से यह पहले ही साबित हो गया था कि हत्यारा दस्ताने पहना था। फिर इंस्पेक्टर की ओर देखा। संभाल लीजिए पाल साहब। मेहता का सारा जिस्म कांप रहा था। उसके हाथों में थमी ऐनक छूटकर नीचे गिरी और टूट गई, लेकिन इस तरफ उसका कोई ध्यान नहीं था। मैं कबूल करता हूँ मालती का खूनी मैं हूँ, उसने मरी सी आवाज में कहा। फिर हाथों में अपना चेहरा छुपाकर सिसकने लगा। मेरी समझ में नहीं आया बस। पूरा पूरे दौर में खामोश बैठे रहे विमल ने अजय से पूछा। जब मेहता दस्ताने पहना था तो उसकी उंगलियों के निशान बोतल पर कैसे आ गए? अजय रहस्यपूर्ण ढंग से मुस्कुरा। बोतल पर उंगलियों के निशान उस वक्त नहीं आए जब इसने बोतल को बतौर मर्डर वेपन इस्तेमाल किया था। फिर कब आए थे? उस वक्त जब कल विराट नगर में वह तुम्हारे साथ मेरे फ्लैट में आया था और इसने बेहोश होने का नाटक करने की कोशिश करने के दौरान विस्की की बोतल को अपने दोनों हाथों में पकड़कर उससे घूंट लिया था। ओह, यह वही बोतल है? विमल ने हैरानगी से पूछा।
अजय ने सिर हिलाकर हामी भर दी। उसके चेहरे पर छाई गहरी मुस्कुराहट और भी ज़्यादा गहरी हो गई। तो दोस्तों, आपने देखा कि खूनी का कैसे पता लगा। तो हमारे जितने भी आप एपिसोड सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनमें हमेशा आपको रोमांचक और मनोरंजक वीडियो देखने को सुनने को मिलेगी। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पुरुषोत्तम गंधर्व चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक भी करें, क्योंकि पुरुषोत्तम गंधर्व चैनल आपको हमेशा मनोरंजक वीडियो सुनाता दिखाता रहेगा और आपका भरपूर मनोरंजन करता रहेगा। तो इसी तरह की नई स्टोरी हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल, जैसे ये टाइटल था खूनी कौन और इसमें हथकड़ी किसको लगाई गई। हाँ, आप भी सोच रहे होंगे मेरी हर वीडियो पर हथकड़ी भाग ये भाग वो क्यों लिखा रहता है, क्योंकि जब